गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारी प्रमुख विचारधारा मार्क्सवाद का हम अध्ययन कर रहे हैं। मार्क्सवाद के अंतर्गत हम मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित उनके प्रमुख विचार, जिसमें सर्वप्रथम हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। देखिए, मार्क्स ने अपने जो भी विचार प्रतिपादित किए हैं, इन सभी विचारों का अगर मूल आधार माना जाए तो वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है द्वंद्वात्मक, दूसरा है भौतिकवाद। मतलब मार्क्स ये कहते हैं कि विश्व की सभी समस्याओं का जो समाधान है उसमें ये हमारा मार्गदर्शन करता है। और ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये द्वंद्वात्मक शब्द लिया है इन्होंने हीगल से, और जो भौतिकवाद शब्द लिया है फायरबाख से। अब ये जो दो शब्द हैं, इनमें जो प्रथम शब्द है यानी द्वंद्वात्मक है, वह उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है। आई बात समझ में? मतलब जिस प्रकार से ये सृष्टि आगे बढ़ रही है, विकास हो रहा है, जो गतिशीलता इसमें है वो किस आधार पर होता है, किस तरीके से वो उसका विकास हो रहा है, ये उसको स्पष्ट करता है। और दूसरा तत्व भौतिकवाद के सृष्टि के मूल तत्वों को स्पष्ट या सूचित करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कुछ भी है उस जड़ जगत में, इस भौतिक या लौकिक दुनिया में, वो ही वास्तविक है। इससे परे किसी प्रकार की कोई भी तत्व की वो विद्यमानता को स्वीकार नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो यूँ समझ सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पूरी तरह से मार्क्स के संपूर्ण विचारों का या चिंतन का मूलाधार है। और ये सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है कि जो भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और किस प्रक्रिया से वो गुजरते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने जो प्रतिपादन किया है वो दो शब्द, द्वंद्वात्मक जो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिससे सृष्टि का विकास हुआ, और दूसरा भौतिकवाद उस मतलब सृष्टि के मूल तत्वों को सूचित करता है या स्पष्ट करता है। अब हम समझते हैं कि जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है ये किस प्रकार से संपन्न होती है, क्या है। देखो, मैंने आपको पहले स्पष्ट बताया कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। हीगल ये मानकर चलता था कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक टेढ़ी मेढ़ी तरीके से हुई है। सीधी रेखा से समाज की प्रगति नहीं हुई है, बल्कि कई प्रकार के उतार चढ़ाव टेढ़े मेढ़े तरीकों से समाज की प्रगति हुई है। ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वाद, प्रतिवाद और संवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थीसिस, सिंथेसिस, मतलब थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। वाद, प्रतिवाद और संवाद। अब देखिए, आप देखिए स्क्रीन पे कि एक मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, करीब करीब त्रिभुज आकार का है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, फिर संवाद के नीचे वाद, फिर प्रतिवाद, संवाद। ये कहते हैं कि मार्क्स के अनुसार समझते हैं कि वाद समाज की एक साधारण स्थिति है, मतलब एकदम सिंपल से साधारण सी स्थिति है जिसमें किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है, न ही अंतर्कलह होता है, किसी प्रकार एकदम स्थिरता है। लेकिन थोड़े समय के बाद वाद से अंतुष्ट होकर प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न होता है। मतलब वाद कौन सी स्थिति है? सामान्य स्थिति है, जिसमें मतलब उस अवस्था से वो इंगित किया है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई किसी का शोषण नहीं करता है, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता है, किसी भी प्रकार का समाज में संघर्ष नहीं पाया जाता, बिल्कुल शांति बनी हुई है। मतलब यूँ कह सकते हैं एक प्रकार की आदिम साम्यवादी अवस्था से उन्होंने उल्लेखित किया कि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है। अब फिर क्या होता है कि धीरे धीरे समय बढ़ता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, और जो क्या कहते हैं कि जो वाद वाली स्थिति है इसमें धीरे धीरे समय के साथ जो भी नए परिवर्तन आते हैं तो फिर वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया होती है। मतलब उसी में एक प्रकार के कुछ प्रतिक्रिया शुरू होने जाती है, और क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य से ये जो क्रिया होती है उससे प्रतिवाद उत्पन्न होता है। ठीक है। और ये निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। अब प्रतिवाद में क्या होता है? अंतर्विरोध चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, अर्थात प्रतिवाद का भी क्या पैदा होता है? प्रतिवाद उत्पन्न होता है। और जब दो प्रतिवादों के मध्य संयोग होता है, जो क्रियाएं होती हैं, जो भी उसकी
एक रिएक्शन जो सामने आता है वो संवाद के रूप में सामने आता है या संवाद की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये कभी स्थिर नहीं रहती है। आई बात समझ में। फिर द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को मार्क्स और उसके अनुयायी ने गेहूं के पौधे के दृष्टांत को लेकर उन्होंने समझाया कि जैसे गेहूं का आप जो पौधा है उसको स्पष्ट किया है कि गेहूं का एक दाना लीजिए। अब ये दाना क्या है? वाद है। गेहूं का दाना, प्रारंभ में गेहूं का दाना लेते हैं, वो वाद है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के गेहूं में के दाने में किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, बिल्कुल स्थिर है। लेकिन उस दाने को आप भूमि में बो दो, तो भूमि में बो देने के उपरांत उसके विरुद्ध भूमि में प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। भूमि में बो दिया, बोने के बाद में आप पानी दोगे, फिर प्राकृतिक जलवायु इससे संपर्क में आने से अंदर ही अंदर उसमें क्या शुरू हो जाती है? प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, और फिर वो दाना क्या करता है? गलकर या नष्ट होकर एक अंकुरित होता है। क्या होता है? अंकुरित होता है और एक नया पौधा बनता है। तो अब ये जो नया पौधा बना, ये दूसरी कड़ी है, इसको क्या कहेंगे हम? प्रतिवाद। तो जो दाना था तो वो वाद था, लेकिन जब भूमि में बो दिया, पानी दे दिया, खाद बीज दे दिया, तो वो एक गलकर एक पौधा बन गया, अंकुरित हो गया, तो अपन उसको क्या कहेंगे? प्रतिवाद। अब फिर हम तीसरी कड़ी में अगर देखें कि जब वो बाली का आना, फिर उसका गेहूं का पक जाना, पकने के बाद में जो गेहूं के दाने का मतलब गेहूं के पौधे के जब दाने बनते हैं और पौधे का फिर सूख कर नष्ट हो जाना, मतलब आप समझते हैं कि जिस प्रकार से बाली आई वो तो वहीं तक तो प्रतिवाद था, लेकिन फिर वो पौधा बड़ा हुआ, फिर उसकी शाखाएं, फिर उस पर गेहूं के दाने लगे, फिर दाने एकदम बिल्कुल पक गए, उसके बाद में पौधा फिर सूख कर नष्ट हो जाता है। तो ये जो तीसरी अवस्था है इसको उन्होंने क्या बताया है? संवाद। तो देखो आप, वाद, संवाद, प्रतिवाद, ये कहते हैं कि इतिहास में इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसी प्रकार के इस गेहूं के दाने को एग्जाम्पल जब हमारे आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में जब इसका वर्णन करते हैं तो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखो, आर्थिक जीवन की जो भी अलग अलग अवस्था बताई है, क्योंकि इसका अगला जो सिद्धांत है मार्क्स का वही है इतिहास की भौतिक व्याख्या, आर्थिक व्याख्या जो पढ़ेंगे उसमें इस बात को स्पष्ट किया है। तो आप समझे कि पूंजीवाद या व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था वाद है। अब देखो, मैंने आपको ये जो डायग्राम दिया है इसमें दिखा हुआ है कि सबसे पहले जो अवस्था है वो है दास है। अब आदिमकालीन साम्यवाद में किसी प्रकार का कुछ भी नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति हुई तो वो जो मतलब बाद में जब स्थितियां पैदा हुई तो जो अवस्था थी दास, तो दास अवस्था में मालिक और दास, स्वामी और दास, इस प्रकार से। तो फिर धीरे 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 आगे बढ़ती है तो ये सामंतवादी अवस्था आती है। फिर सामंतवादी अवस्था की जब क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं तो एक प्रकार से पूंजीवाद अवस्था आती है। फिर पूंजीवाद में जिस प्रकार से मजदूरों का शोषण होता है, अत्याचार होते हैं, श्रमिकों की हालत ख़राब होती है, तो फिर वो फिर क्या करते हैं? वाद का प्रतिवाद के स्वरूप वहाँ पर भी ये जो एक सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित होता है, और सर्वहारा के अधिनायक के बाद में फिर पुनः क्या स्थिति आती है? साम्यवाद की, यानी संवाद। तो वाद प्रतिवाद संवाद ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो अब देखो, मैं आपको पूंजीवाद से स्पष्ट करता हूँ कि पूंजीवाद या व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था क्या है? वाद है। ठीक है। अब इसमें असंगति बनी रहती है। क्यों असंगति बनी रहती है? कि समाज में शक्तिशाली और सर्वहारा वर्ग जो है लोगों को दो वर्गों में बांट जाता है। मतलब आप समझिए, एक तो शक्तिशाली या साधन संपन्न, ठीक है, वो कौन होते हैं? अमीर लोग होते हैं, जिसको मार्क्स ने क्या कहा है? बुर्जुआ वर्ग। दूसरा जो वर्ग होता है वो होता है सर्वहारा, यानी मजदूर या श्रमिक वर्ग। अब पूंजीवादी अवस्था में क्योंकि लोगों के पास अथाह संपत्ति होती है, मतलब पूंजीपतियों के पास अथाह संपत्ति होती है, और एक वर्ग वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें फिर ये असंगति होती है कि समाज दो वर्गों में बंटा हुआ होता ही होता है, और इस असंगति और दोष के कारण समाज में क्या होता है? संघर्ष होता है, क्रांतियाँ होती है, और व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की अवस्था आती है, और जिसे हम क्या कहेंगे? सर्वहारा का अधिनायकवाद। मतलब मजदूर श्रमिक लोग क्या करेंगे? क्रांति करेंगे, और क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे, और उसके फलस्वरूप जब मजदूरों का तानाशाही स्थापित होगी, अधिनायकवाद मतलब तानाशाही, तो सर्वहारा मतलब मजदूर लोग, श्रमिक लोग, तो सर्वहारा की अधिनायकवाद या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, इनकी अवस्था आ जाएगी, यानी सर्वहारा का अधिनायक तंत्र आ जाता है। अब इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप वह अवस्था आती है जिसे साम्यवाद की हम अवस्था कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, बल्कि जो भी होगा वो सार्वजनिक स्वामित्व होगा। और इस अवस्था में वर्ग विहीन, राज्य विहीन
जो समाज होगा वो उस प्रकार की अवस्था होगी। तो ये क्या कहलाती है? साम्यवादी अवस्था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वाद, प्रतिवाद, संवाद ये द्वंद्वात्मक पद्धति है और ये जो अंतर संघर्ष के माध्यम से ये अपना विकास करता रहता है। तो जो विकास हुआ है वो किसी सीधी रेखा से न होकर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा से हुआ है। तो ये स्पष्ट किया कि क्या है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्ववाद से बहुत कुछ भिन्न भी हैं। इसलिए आपको ये भी पूरी तरह से नहीं स्पष्ट करना है कि हाँ ये जरूर शब्द उसने वहाँ से लिए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ मार्क्स ने उसमें बदलाव भी किया है। मार्क्स के शब्दों में अगर कहना चाहें तो उन्होंने कहा है कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से भिन्न है, वरन वह उससे बिल्कुल विपरीत है। मैंने हीगल में द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा करके पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। ये मार्क्स का कथन है। ठीक है, इसलिए मार्क्स और हीगल दोनों के द्वंद्ववाद में काफ़ी अंतर है, क्योंकि हीगल एक आदर्शवादी थे और वे विस्मात्मा या सूक्ष्म आत्मतत्वों को समाज का नियामक कारण मानते थे, और हीगल की दृष्टि में इतिहास विश्वात्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है और वह भी एक देवी आयोजन के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। परंतु मार्क्स ने हीगल की विश्वात्मा सिद्धांत को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया, उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्व को स्वीकार किया। वो किसी प्रकार की विश्वात्मा या आंतरिक या अंतरात्मा में ऐसा कुछ उनका यकीन नहीं था। ठीक है, जो कुछ भी है वास्तविक भौतिक दुनिया में या भौतिक तत्व है उसी को उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि वह न केवल प्रत्यक्ष सत्य या वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि मार्क्स कहते हैं कि भौतिक तत्व ही सब कुछ है और यही सत्य और वास्तविक ज्ञान है, वरन सुस्पष्ट शाश्वत रूप भी है। मार्क्स का तो यहाँ तक कहना है कि हम आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए उसका होना या नहीं होना दोनों बराबर है। परंतु इसके विपरीत भौतिक पदार्थ, जैसे आप देखेंगे कि मिट्टी, पत्थर, हड्डी, मांस आदि हमें प्रत्यक्ष पर दिखाई पड़ते हैं और हमारे लिए सर्वदा सत्य हैं। इस कारण निश्चित या स्पष्ट भौतिक वस्तुओं को छोड़कर आत्मा जैसी मर्ग मरीचिका को अपने दर्शन का आधार कैसे बनाए। मतलब ये पूरी तरह से लौकिक थे कि जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है वही सब कुछ है। हम फालतू की पारलौकिक दुनिया में क्यों यकीन करें कि अंदर आत्मा होती है, आत्मा में ईश्वर है, धर्म, ये इन चीज़ों में बिल्कुल उनको यकीन था ही नहीं। तो कह सकते हैं कि उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति को जरूर ग्रहण किया, लेकिन हीगल से बिल्कुल विपरीत हैं। ये पूरी तरह से भौतिकवादी हैं, जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, जो दिखता है वही उनके लिए सब कुछ है। इसके अलावा वो किसी प्रकार के ईश्वर में यानी किसी में वो विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने तो आत्मा को क्या बनाया, मर्ग मरीचिका, और कुछ नहीं उसको स्पष्ट किया है। तो ऐसे दर्शन में वास्तविकता नहीं हो सकती है, ऐसा कौन कहते थे? मार्क्स कहते थे। इस प्रकार मार्क्स ने हीगल के विपरीत भौतिकवाद को अपने दर्शन का आधार बनाया और हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं प्रकृति आदि आत्मा के विकार और उससे उत्पन्न हुई हैं, परंतु मार्क्स के मत में जिससे हम आत्मा, मन, मस्तिष्क कहते हैं, वह उसी प्रकार भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तुएं हैं, जैसे घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम में संयुक्त कर देने में उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों के विचारों में काफ़ी कुछ भिन्नता है, जो मैंने आपको स्पष्ट किया। इस प्रकार हीगल के विचारों को प्रधान मानते हुए पदार्थ के विचारों को प्रतिबिंब मानता है, किंतु मार्क्स पदार्थ को ही प्रधान मानता है। पदार्थ ही मार्क्स के लिए सब कुछ है, वो जो भी है इसको ही सर्वव्यापक मानता है, इसको ही वास्तविक मानते हैं। ठीक है, और मार्क्स का तो ये भी विचार है कि पदार्थ ही समस्त विचारों का एक स्रोत है। अगर मार्क्स के शब्दों में इसको स्पष्ट करना चाहे तो कह सकते हैं कि मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का ही निर्धारण करता है। तो ये है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जिसको हमने स्पष्ट किया। एक बार पुनः स्मरण करता हूँ कि मार्क्स ने अपना जो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो सिद्धांत है ये विश्व की सभी समस्याओं का समाधान का एक हमारा पथ प्रदर्शन करता है, और इसने दो शब्द मिलाकर यानी डायलेक्टिकल यानी द्वंद्वात्मक, मैटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद, दो शब्दों के मिश्रण से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और द्वंद्वात्मक शब्द हीगल से लिया है, भौतिकवाद शब्द फायरबाख से लिया है। आई बात समझ में? तो इसने ये बताया है कि दुनिया का या समाज की जो प्रगति हुई है ये एक प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा से हुए हैं, और ये किस प्रकार से हुआ है उन्होंने 3 प्रकार के अंग बताए, वाद, प्रतिवाद और संवाद। आई बात समझ में?
तो देखिए, मार्क्स ने कहा है कि वाद क्या होता है, कि वाद एक समाज की साधारण स्थिति होती है जिसमें किसी प्रकार का अंतर्विरोध या अंतर्कलह नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर समय के बाद धीरे 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 उस स्थिति में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन होने के बाद में फिर जो स्थिति है उससे असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया होती है, और क्या पैदा होता है, प्रतिवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, वाद क्या मतलब रूप उत्पन्न होता है, प्रतिवाद। अब प्रतिवाद में फिर क्या है, निषेधात्मक स्थिति होती है, तो वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील हो जब मानी जाती है। तो प्रतिवाद में भी अंतर्विरोध होता है, और कि इसमें भी क्रिया प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं, अर्थात प्रतिवाद का भी क्या उत्पन्न होता है, प्रतिवाद उत्पन्न होता है, और धीरे धीरे दो प्रतिवादों के संयोग से संवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से ही समाज की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, प्रगति होती रहती है। ठीक है, अब इसने अगर आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है, उन्होंने बेहतर उदाहरण दिया है गेहूं के दाने का, कि जैसे गेहूं का दाना है, गेहूं का पौधा है, उससे उन्होंने स्पष्ट किया है कि गेहूं का दाना वो एक वाद की स्थिति है, कि सबसे पहले आप गेहूं का दाना लीजिए, ये दाना क्या है, अब वाद है। अब भूमि में बो देने के उपरांत उसके विरुद्ध भूमि में प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ये गलकर या नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है। तो ये पौधे का विकास दूसरी कड़ी क्या कहलाती है, प्रतिवाद। और तीसरी कड़ी पौधे में बाली का आना, फिर उसमें पकने पर गेहूं के दाने का बनना और पौधे का सूखकर नष्ट होना, ये कौन सी अवस्था कहलाती है, ये संवाद की स्थिति है। तो गेहूं का दाना भूमि में बोना, अंकुरित होना, ये प्रतिवाद, फिर पौधे के रूप में विकसित होना, उस पर क्या कहते हैं बालियों का लगना, उस पर फिर पौधे का गलकर नष्ट होना, और एक दाने से कई दानों का निर्माण होना, ये क्या क्या कहलाता है, एक प्रकार से संवाद। तो वाद प्रतिवाद संवाद को उन्होंने आर्थिक जीवन की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में इस प्रकार को लागू किया है। सब उन्होंने बताया कि जैसे पूंजीवाद है, अब पूंजीवाद में क्या होता है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति होती है, निजी संपत्ति का आविर्भाव होता है, सबके पास निजी संपत्ति होती है। तब इससे क्या होता है, समाज में असंगति बनी रहती है। एक समाज में साधन संपन्न अमीर लोग होते हैं, दूसरे गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, श्रमिक लोग होते हैं। श्रमिकों के पास किसी प्रकार की संपत्ति होती नहीं है, अमीरों के पास बहुत अथाह मात्रा में संपत्ति होती है। तो इससे दो वर्गों में समाज है वो दो वर्गों में बढ़ जाता है, और उनमें आपस में क्या होता है, संघर्ष होता है। ठीक है, तो समाज शक्तिशाली और सर्वहारा लोगों में दो ग्रुप में बढ़ जाता है, और इस असंगति या दोष के कारण समाज में संघर्ष होता रहता है, और व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास में व्यवस्था आती है, जिससे हम क्या कहते हैं, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। ये क्या है, अधिनायक तंत्र, प्रतिवाद की स्थिति है। फिर दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप ये अवस्था आती है, और जो साम्यवाद की अवस्था कहती है उसको हम संवाद की स्थिति कहते हैं, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व या सार्वजनिक सब कुछ नियंत्रण रहता है, समाज का नियंत्रण रहता है, ये साम्यवाद की अवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को उन्होंने स्पष्ट किया है, समझाना है।